उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैंने इससे बात की है, लेकिन वो कस्में खाता है कि इसने ना तो उन्हें हायर किया है और ना कोई रकम दी। इसने सिर्फ इतना बताया है कि बस क्लब वगैरह में उसकी इनसे मुलाकात हो जाती थी और वो इकट्ठे बैठकर शराब पी लेते थे। और तुम जानते हो, मुझे किसी के झूठ सच का फौरन पता लग जाता है। वो मैनेजर सच बोल रहा था। यकीनन इन दोनों ने मुझसे गलत बयानी की है। बस वैसे ही उन्होंने उसके मैनेजर का नाम ले लिया। बाटी ने कहा, वो वाकई ऐसा ही होगा। बहरहाल तुम मालूम कर सकते हो कि असल चक्कर को मैं फिर आऊंगा। तुम कोशिश जारी रखना। अच्छा, इजाजत। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर खड़ा हुआ। बिल्कुल, कोशिश तो जारी है, तुम फिक्र ना करो। बॉटी ने मुस्कुराते हुए कहा और टाइगर ने उससे मुसाफिया करके आग बाहर आ गया। अभी को नाम सामने आया, लेकिन बात वाकई उसके हलक से नीचे ना उतर रही थी कि एक म्यूजियम का मैनेजर इस धंधे में कैसे मुलविस हो सकता है। पर उसने किसी भी सिलसिले में इस जब्बार का नाम भी ना सुना था, लेकिन फिर भी वो इससे खुद मिलना चाहता था। इसलिए उसने मोटरसाइकिल का रुख रोज गार्डन की तरफ मोड़ दिया। जब वो मैनेजर के दफ्तर में दाखिल हुआ तो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि सामने जो शख्स बैठा हुआ था वो उससे अच्छी तरह जानता था, लेकिन मुख्तलिफ नाम से ज़ेरे ज़मीन दुनिया में उसका नाम बाशु था। और बाशु बतौर पेशावर कातिल खासा मारूफ था, लेकिन टाइगर की उससे कभी बराह रास्त मुलाकात ना हुई थी, इसलिए बस उसे मुख्तलिफ जगहों पर आते जाते देखा था। और अब ये बदनाम पेशावर कातिल एक सरकारी म्यूजियम का मैनेजर बना बैठा था, और इस हैसियत से उसका नाम जब्बार था। उसके जहन में खटक पैदा हुई। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जब्बार ने चौंक कर टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। मुझे एक आदमी को कत्ल करना है, उसका नाम ट्रूमैन है। टाइगर ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या कह रहे हैं आप? कत्ल? ट्रूमैन? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जब्बार टाइगर की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा और टाइगर के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रेंगने लगी। ट्रूमैन का नाम सुनकर जब्बार या हाशु के चेहरे पर जो तासुरात पैदा हुए थे, इससे जाहिर था कि उसका ताल्लुक ट्रूमैन से है। देखो जब्बार, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा असल नाम हाशु है और तुम एक मारूफ पेशावर कातिल हो। मेरा अपना ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है और मेरा नाम टाइगर है। इसलिए तुम दुनिया से छुपने के लिए तुम मैनेजर जब्बार बन सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम हाशु हो। टाइगर ने बड़े सख्त लहजे में कहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर टाइगर। मैंने तो कभी जिंदगी में चिड़िया का बच्चा नहीं मारा। मैं पेशावर कातिल कैसे हो सकता हूँ? मेरी तो तमाम जिंदगी म्यूजियम में मुलाजमत करते गुजर गई। जब्बार ने जवाब दिया। अच्छा, हो सकता है मुझे ही गलत फहमी हो गई हो। तो फिर मुझसे मिलो। टाइगर से पेशावर कातिल हूँ और ट्रूमैन ने मुझे तुम्हारे कत्ल पर तैनात किया है, टाइगर ने तेज और सख्त लहजे में कहा और कदम ब कदम आगे बढ़ने लगा। मेरा ख्याल है तुम शायद नशे में हो। जो कुछ तुम कह रहे हो मुमकिन ही नहीं। जब्बार ने होंठ काटते हुए कहा, लेकिन टाइगर ने देख लिया था कि रिवॉल्वर देखने और इस सिचुएशन में फंसने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। इसे भी साफ जाहिर था कि वो कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि आम आदमी का इस सिचुएशन में रद्द अमल कतन मुख्तलिफ होता है। क्यों मुमकिन नहीं है? ट्रूमैन को जब तक जरूरत थी तुम्हारी, उसने तुम्हें जिंदा रखा। जब तुम्हारी जरूरत खत्म हुई, उसने तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दिया। टाइगर ने मेज के करीब खड़े होते हुए सर्द लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और ना सिर्फ रिवॉल्वर उड़ता हुआ उसके हाथ से दूर जा गिरा, बल्कि वो खुद भी हाथ पैर मारता हुआ किसी कुएं में नुमा जगह में गिरता चला गया। और पलक झपकने में एक धमाके के साथ वो एक सच जगह से टकराया। ये टक्कर इस कदर सख्त थी कि ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की हड्डियां टूट गई हो। उसके दिमाग पर रंग बिरंगे सितारों से रक्स करना शुरू कर दिया। खौफनाक और गुप अंधेरा होने की वजह से उसकी आंखें भी काम ना कर रही थी, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और फिर उसे महसूस हुआ कि वो उठकर बैठ जाने में कामयाब हो सकता है। इसका मतलब था कि उसे गिरने से चोटें जरूर लगी थी, लेकिन बहरहाल उसके जिस्म की हड्डियां सलामत थी। उसने फर्श पर हाथ टिकाए और एक झटके से उठकर खड़ा होना चाहा, लेकिन फिर उस पर एक हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ। उसका निचला जिस्म और हाथ फर्श से इस तरह चिमट गए थे जैसे लोहा मकनातीस से चिमट जाता है। टाइगर ने एक झटके से हाथ छुड़ाने चाहे, लेकिन बेसूद, और इसी लम्हे चटकी आवाज के साथ ही इस जगह तेज रोशनी फैल गई और टाइगर की आंखें एक लम्हे के लिए चुंधिया गईं। लेकिन दूसरे लम्हे उसने अपने सामने खड़े जब्बार को देख लिया। ये खासा बड़ा कमरा था। उसका फर्श किसी अजीब सी धात का बना हुआ था और ऊपर छत भी बराबर हमवार थी। हाँ, अब बताओ तुम्हारा ताल्लुक किससे है और तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? जब्बार ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। उसने हाथ में मशीन गन पकड़ी हुई थी। बताया तो है, और क्या बताऊं? टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। तुम कह रहे हो कि ट्रूमैन ने तुम्हें मेरे कत्ल के लिए भेजा है, जैसा कि ये हो ही नहीं सकता। बोलो कौन हो तुम, यहाँ कैसे पहुंचे? जब्बार ने एक और सरब लगाते हुए कहा। टाइगर ने मुंह से बेख्तियार सिसकारी से निकल गई। उसके जबड़े में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई। तुम सच सुनना चाहते हो? ठीक है, सुन लो। तुमने मुझे मार तो देना है, लेकिन तुम शायद ट्रूमैन से वाकिफ नहीं। वो बेहद गहरा आदमी है।
उसने मुझे बाकायदा हायर कर रखा है और उसने यहाँ से जाते ही मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं कल अपना मिशन मुकम्मल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कल एक और धंधे में जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि कल तक कौन इंतज़ार करे। चनाचा मैं अभी आ गया। अब मुझे क्या मालूम था कि तुमने यहाँ ऐसे इंतज़ामात कर रखे हैं। फिर वही बकवास, ऐसा नामुमकिन है। जब्बार ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें तस्दीक करा सकता हूँ, मेरा निचला जिस्म तो वैसे ही जकड़ा हुआ है, इसलिए मैं हरकत तो नहीं कर सकता। मेरे हाथ आज़ाद कर दो और मुझे फ़ोन ला दो, अभी उन्हें तुम्हारी तस्दीक हो जाएगी। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि उसने अपनी पहली बात का रद्द-ए-अमल जब्बार के चेहरे पर देख लिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर हल्के से तज़ब्ज़ुब के आसार नमूदार हो गए थे और उसने चीख कर जो जवाब दिया था, ये बात भी उसकी ज़हनी तज़ब्ज़ुब को पूरी तरह अयां करती है। ठीक है, अगर तुम इस बात की तस्दीक करा दो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। जब्बार ने होंठ काटते हुए कहा और तेज़ी से इस कमरे के इकलौते दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इस नए दरवाजे के साथ मौजूद बटनों के एक बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और टाइगर पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसे मालूम था कि अब क्या होगा। जब्बार ने लाजमन फर्श का ये चिपकने वाला सिस्टम एक लम्हे के लिए ऑफ करना है, क्योंकि लामहाला टाइगर ने पहले हाथ उठाने हैं, उसे रुकने के लिए कुछ वक्त चाहिए था और वो टाइगर से पहले दोबारा सिस्टम ऑन कर देगा और इस तरह टाइगर का निचला जिस्म फर्श से ही चिपका रहेगा। लेकिन टाइगर जानता था कि यही उसके लिए आखिरी मौका है। चनाचा उसके आसाब तन गए और फिर जैसे ही जब्बार ने पैनल के दरमियान सुर्ख रंग का बटन दबाया तो टाइगर बिजली की सी तेजी से उछला और दूसरे लम्हे वो इस तरह सीधा खड़ा हो चुका था जैसे उसके निचले हिस्से में इंतहाई ताकतवर स्प्रिंग लगे हों। जब्बार की चूंकि उसकी तरफ पुश थी, इसलिए वो उसे उठकर खड़ा होने तक ना देख सका, बल्कि उसने दूसरे लम्हे बटन को दोबारा प्रेस कर दिया और फिर एतमीनान से मुड़ा। लेकिन इसी लम्हे टाइगर अपनी जगह से दौड़ा और फिर उससे पहले कि जब्बार कुछ समझता, टाइगर को खौफनाक मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और वो बेख्तियार चीखता हुआ उछलकर फर्श पर जा गिरा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद अपने जाल में फंस चुका था और खुद फर्श पहलू के बल चिपका हुआ था। मशीन गन इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी, जबकि टाइगर उसी तरह एतमीनान से खड़ा था। टाइगर ने पहले ही चेक कर लिया था कि फर्श की चिपकने वाली खासियत का असर रबड़ पर नहीं होता, क्योंकि जब्बार ने पैरों में जो जूते पहने हुए थे वो बड़ा रबड़ सोल के थे और अब ये इत्तेफाक था कि टाइगर के जूते भी रबड़ सोल के थे, इसलिए टाइगर इत्मीनान से चल फिर सकता था। हाँ, अलबत्ता अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा फर्श से छू जाता है, इस हिस्से पर लिबास मौजूद होता या ना होता, वो लाजमन चिपक जाता। यही वजह थी कि अब टाइगर जब्बार की तरह इत्मीनान से खड़ा था और जब्बार फर्श से चिपका पड़ा था। अब बताओ, जब्बार के ट्रू मैन ने जो चीज़ तुम्हें दी है वो तुमने कहाँ रखी है? टाइगर ने जब्बार के सर पर पहुंचते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। बकवास मत करो, मुझे अंदाजा ना था कि तुम इस कदर होशियार और फुर्तीले हो सकते हो, लेकिन मेरा किसी ट्रू मैन से कोई ताल्लुक नहीं, जब्बार ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। इसका अंदाज बता रहा था कि वो इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसे इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ उगलवा लेना तो इंतहाई नामुमकिन है। लेकिन जब्बार को शायद ये मालूम ना था कि उसके सामने टाइगर खड़ा है जो इस कदर सर्द मिजाजी से तशद्दुद करता है कि पत्थर भी बोल पड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, मत बताओ, टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। फिर उसने कोट की जेब से एक तेज धार वाला पतला सा खंजर निकाला। खंजर वाकई ही बेहद तेज था, उसकी धार रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। फिर उससे पहले कि जब्बार कुछ समझता, टाइगर का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और जब्बार के हलक से निकलने वाली चीज से वो कमरा लरस उठा। खंजर के एक ही झटके ने जब्बार की आंख को ढीला बाहर उछाल दिया और उसकी आंख से खून मिला हुआ पानी बहने लगा। उसका ऊपर वाला जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था, चूंकि उसका पहलू फर्श से चिपका हुआ था, इसलिए वो चुत भी ना हो सकता था। लेकिन दूसरे लम्हे जब खंजर ने उसके गाल को आधे से ज्यादा काट दिया तो वो चीख मारकर खुद ही होश में आ गया। अभी से मिस्टर जब्बार उर्फ हाशो, अभी तो मुझे मजा नहीं आना शुरू हुआ, टाइगर ने गैर इंसानी लहजे में कहा। और इस बार खंजर ने तैयार कान के नीचे एक लंबा घाव भी डाल दिया। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, तुम जानवर हो, तुम वहशी हो, तुम इंसान नहीं, मैं बताता हूँ, जब्बार ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। वो जीरो गन है जो मैंने बुद्ध के मुजस्मे में रखी है, सुबह वो कांडा चली जाएगी, जब्बार ने हलक के बल चीखते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसे था जैसे वो लाशौरी अंदाज में चीख रहा हो। टाइगर पे इख्तियार मुस्कुरा दिया। उसे मालूम था कि इंसान चाहे कितना ही मजबूत आसाब का मालिक हो, आखिर वो लम्हा आ ही जाता है जब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। और जब्बार का इस तरह लाशौरी अंदाज में चीख कर बताना जाहिर कर रहा था कि जब्बार की कुव्वत बर्दाश्त भी इस गैर इंसानी और जालिमाना तशद्दुद के सामने आखिरकार दम तोड़ गई। सिर्फ एक लम्हे के लिए हाथ रोकूंगा, बोलो ये मुजस्मा कहाँ मौजूद है, इस जगह का रास्ता कहाँ है और यहाँ कितने अफराद मौजूद हैं, पूरी तफसील एक लम्हे में बता दो वरना, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। और इस बार खंजर ने दूसरे गाल को भी आधे से ज्यादा काट दिया। मत मारो, मैं बताता हूँ, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। इस दरवाजे से बाहर राहदारी है, इसके कोने में स्टोर का दरवाजा है जिसमें वो बॉक्सेस मौजूद हैं। इन बॉक्सेस में मुजस्मे में वो जीरो गन मौजूद है, जब्बार ने हिसियानी अंदाज में जवाब दिया।
ओके, अभी तस्दीक हो जाती है, टाइगर ने कहा और खून आलूद खंजर को उसने बड़े एतमीनान से जब्बार के लिबास से साफ किया और खंजर को जेब में डालकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। वाकई बाहर एक तंग सी राहदारी मौजूद थी और राहदारी के आखिर में एक कमरे का दरवाज़ा भी नजर आया। टाइगर ने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। टाइगर बड़े मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। ये एक बड़ा सा स्टोर था और वहाँ बेशुमार कार कबाड़ इधर उधर बिखरे पड़े थे। अलबत्ता एक साइड पर लकड़ी के छोटे बड़े कई बॉक्स पड़े हुए थे। टाइगर ने इधर उधर देखा, फिर उसे एक तरफ पड़ा हुआ हथौड़ा नजर आया। उसने हथौड़ा उठाया और फिर उसने लकड़ी के इन बॉक्सेस को बड़ी बेदर्दी से तोड़ना शुरू किया, लेकिन सारे बॉक्स तोड़ने के बावजूद इनमें से किसी भी ऐसी कोई चीज़ नमूदार ना हुई जिसे वो पाकिशिया का अहम राज समझता। वैसे जब्बार ने इसका नाम बताया था, उसे जीरो गन कहा जाता है, लेकिन इन बॉक्सेस में तो सिवाय म्यूजियम के मुतल्लिक नायाब चीज़ें, कदीम बुत और ऐसी ही दूसरी चीज़ें थी। इसका मतलब है जब्बार ने झूठ बोला है, लेकिन जिस तरह वो लाशौरी अंदाज में बता रहा था, ऐसी हालत में तो वो किस तरह भी झूठ नहीं बोल सकता। टाइगर ने सोचा, फिर उसने एक बुतनुमा चीज उठाई और पूरी कुव्वत से उसे फर्श पर दे मारा। ये बुत मट्टी का था, इसलिए एक लम्हे में वो टूटकर बिखर गया। टाइगर ने दूसरे को भी इस तरह जमीन पर मारने के लिए उठाया, लेकिन उसी लम्हे उसके जहन में ख्याल आया तो वो बेइख्तियार कांप उठा। उसे इस जीरो गन की तफसीलात का तो कोई इल्म ही था, न जाने ये कोई खौफनाक बम या कोई नाजुक सा पुर्जा हो। बहरहाल फर्श पर मारने से वो एटम बम की तरह फट भी सकता था और टूट फूट भी सकता था, इसलिए वो रुक गया। फिर उसने एक और तरकीब सोची और उसने एक बड़े खाली बॉक्स में वहाँ मौजूद सारी चीज़ें डाली और कमरे में से निकलकर राहदारी में से गुजर कर वापस उसी कमरे में आया जिसमें वो जब्बार अभी तक इसी हालत में पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो बेहोश हो चुका था। टाइगर ने बॉक्स को फर्श पर रखा और जेब से एक बार फिर खंजर निकाला और फिर उसने खंजर को पूरी कुव्वत से जब्बार के बाजू में घूम दिया। जब्बार के हलक से चीख निकली और वो दोबारा होश में आ गया। उसकी इकलौती आंख जो तकलीफ की शिद्दत से गहरी सुर्ख हो रही थी खुल गई। तुम मुझे धोखा दे रहे थे, इन बॉक्सेस में तो सिवाय बुतों के और कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारी एक एक बूटी अलहदा कर दूंगा, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा और हाथ में मौजूद खंजर एक बार फिर पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन की एक साइड पर इस तरह मारा कि इस पर जख्म तो आ गया, लेकिन कोई रग ना कटी। जब्बार के हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा एक बार फिर लर्जने लगा। कांसी वाले बुत के पेट में, जब्बार ने हिस्यानी अंदाज में कहा तो टाइगर होंठ भींचे इस पर झुक गया। कांसी वाला बड़ा सा बुत ऊपर ही पड़ा हुआ था। इसने बड़ी एहतियात से उसे उठाया क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं वो भी फर्श से ना चिपक जाए, लेकिन बुत उठाते वक्त उसे कुछ ना हुआ। उसने इस बुत को उलट पुलट कर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो बुत वैसे ही था। वो एक बार फिर जब्बार की तरफ मुड़ा, लेकिन जब्बार दोबारा बेहोश हो चुका था। टाइगर ने एक लम्हा और फिर यही बुत उठाए वो कमरे से बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता वापस इसी स्टोर में आ गया। उसे वहां एक खुली अलमारी के अंदर जदीद किस्म का कटर नजर आ गया था। उसने कटर उठाया, उसे बिजली से मुंसलिक किया, फिर उसने बड़ी एहतियात से इस बुत को साइडों से काटना शुरू कर दिया। वो वाकई मोहतात था क्योंकि जीरो गन की तरफ से भी उसे खतरा था, लेकिन चंद लम्हों बाद इस जदीद कटर की मदद से उसने बुत को दोनों साइडों को काट दिया। फिर उसे अंदर पैकिंग मटीरियल नजर आया तो उसने एहतियात से उसे हटाया। उसके साथ ही उसकी आंखें कामयाबी से चमक उठी। अंदर एक धात का बॉक्स मौजूद था जिस पर लिखे हुए 2 हरूफ ZG साफ नजर आ रहे थे। उसने बड़ी एहतियात से इस बॉक्स को बुत से बाहर निकाल दिया। इसने इधर उधर देखा तो उसे एक मोटे कागज का बड़ा सा शॉपिंग बैग नजर आ गया। उसने इस बॉक्स को इस थैले में डाला और तेज तेज कदम उठाता वापस इस कमरे में आया। जब्बार अब होश में आ चुका था, लेकिन बेतहाशा तकलीफ और खून शक्ल जाने की वजह से वो तकरीबन नीम मुर्दा हो चुका था। वो मुसलसल कलहा रहा था, सुनो जब्बार, मैं चाहता तो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलहदा हो सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें इस बेबसी की हालत में मारना नहीं चाहता। लेकिन अगर मजबूरी हो तो दूसरी बात है। अगर तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो तो मैं ये चेक चिपकने वाले बटन को ऑफ कर दूंगा। मेरे बाहर निकल जाने के बाद तुम खुद ही अपने इलाज मुआवजे का बंदोबस्त कर लेना, टाइगर ने कदरे नरम लहजे में कहा और जब्बार उसे स्टोर वाले कमरे से अपने दफ्तर में जाने वाला रास्ता बता दिया। टाइगर ने सर हिला दिया और दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने वाकई चिपकने वाले बटन को ऑफ कर दिया। अच्छा, खुदा हाफिज, टाइगर ने तेज लहजे में कहा और दरवाजे से बाहर निकलकर वो एक साइड पर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। टाइगर तेजी से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि दूसरी तरफ एक खूबसूरत सा कमरा था जिसमें बेड मौजूद था और टेलीफोन भी जब्बार की उस तरफ पुश थी और टेलीफोन पर झुका हुआ था। टाइगर बिल्ली किसी एहतियात से पंजों के बल चलता हुआ आगे बढ़ा। वो फोन नंबर देखना चाहता था। जब्बार चूंकि ज़हनी तौर पर पूरी तरह होश में ना था और वैसे भी टाइगर ने
सोल के जूते पहने हुए थे और फिर वो हत्तुल इम्कान एहतियात भी कर रहा था, इसलिए जब्बार को जरा सी आहट भी सुनाई न दी। उसने रिसीवर उठाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नंबर डायल करने लगा। अब वो नंबर टाइगर को बखूबी नजर आ रहे थे। हेलो, जॉनसन से बात कराओ, मैं जब्बार बोल रहा हूँ। जब्बार ने लड़खड़ाते हुए लहजे में आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। ओह, मिस्टर जॉनसन तो कहीं बाहर गए हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। बोलने वाले का लहजा शायद कुदरती तौर पर बुलंद था, इसलिए उसकी हल्की सी आवाज़ टाइगर के कानों तक पहुंच गई। अच्छा, जैसे ही जॉनसन आए उसे मेरा पैगाम दे देना कि वो ट्रू मैन को इत्तला कर दे कि ZG हाथ से निकल गया, वो मुझसे खुद बात करेगा। जब्बार ने उसी तरह लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही दूसरी तरफ से बात सुने बगैर उसने रिसीवर को रिडलर पर पटखा और वापस मुड़ा ही था कि टाइगर का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और खंजर जो वो इस दौरान जेब से निकाल चुका था, बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह जब्बार की गर्दन के ऐन दरमियान में घुसता चला गया। जब्बार चीख मारकर पुश्त के बल इस मेज पर गिर गया जिस पर फोन रखा हुआ था, और फिर मेज से टकरा कर नीचे फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। लेकिन सिर्फ चंद लम्हों तक उसके बाद उसका जिस्म सीधा हो गया। उसकी इकलौती आंख चढ़ गई थी, वो खत्म हो चुका था। टाइगर ने जानबूझकर उसकी शहरग में खंजर मारा था ताकि उसका खात्मा हो जाए। वो अब तक इसलिए रुका हुआ था कि उसे यकीन था कि जब्बार लाजिमन ट्रू मैन से बात करने की कोशिश करेगा, इस तरह इस ट्रू मैन का पता मालूम हो जाएगा। लेकिन शायद ट्रू मैन ज़रूरत से ज़्यादा होशियार था। इसका और जब्बार का राब्ता किसी जॉनसन के जरिए था। वैसे वो जॉनसन नाम के बेशुमार आदमियों को जानता था, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन दुनिया में जॉनसन नाम आम था। लेकिन टेलीफोन नंबर उसके जहन में महफूज था, इसलिए इसे यकीन था कि वो इस नंबर की मदद से इस जॉनसन को ढूंढ निकालेगा। इसने आगे बढ़कर मुर्दा जब्बार की गर्दन से खंजर निकाला और उसे जब्बार के कपड़ों से ही साफ करके उसने जेब में डाला और तेजी से इस दीवार की तरफ बढ़ गया जहां से रास्ता ऊपर दफ्तर को जाता था। इमरान बेटे, होश में आ जाओ। इमरान की तारीख जहन में जैसे आवाज ने हल्की हल्की किन्नी बखेर दी और फिर ये किन्ने तेजी से फैलती चली गई। इमरान, इमरान, आवाज़ें मुसलसल आ रही थी और अब वो इस आवाज़ को पहचानने लगा था। ये सर सुल्तान की आवाज़ थी। उसके लहजे में बेपनाह दर्द, बेपाया खलूस और बेकरार सी तड़प थी। ओह सर सुल्तान, अल्लाह ने आपकी सुन ली। इमरान साहब होश में आ रहे हैं। अचानक एक और आवाज़ इमरान के कानों में पड़ी। खुदाया तेरा शुक्र है तुमने इस बूढ़े की लाज रख ली, तुमने इस मुल्क पर अपना करम कर दिया। सर सुल्तान की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान, माँ तुम मौजज़ा ही हो गया, वरना हम तो हिम्मत हार बैठे थे। वही पहली आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही इमरान का जहन पूरी तरह बेदार हो गया। बेदार होते उसके जहन के पर्दे पर ज़ीरो गन, ट्रू मैन और फिर इस स्पेशल ट्रांसमीटर के अचानक किसी बम की तरह फटने की पूरी तफसील किसी फिल्म की तरह चलने लगी। ओह, वो ज़ीरो गन। 8 बजे तक, इमरान ने हगलाते हुए कहा और आंखें खोलती। लानत भेजो इस ज़ीरो गन पर, वो तुम्हारी जिंदगी से अहम नहीं। सर सुल्तान जो इस पर झुके हुए थे, जिनकी आंखों से आंसुओं की लकीरें मुसलसल उनके गालों में फिसल रही थी, उन्होंने तड़प कर कहा, इमरान साहब आपको नई जिंदगी मुबारक हो। ये सर सुल्तान की तड़प थी जिसने आपको मौत के अंधेरों से वापस खींच लिया। मगर वो ज़ीरो गन, क्या वक्त हुआ है? 8 तो नहीं बज गए, 6:30 बजे हैं। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। डॉक्टर सदीकी ने तो जवाब दे दिया था। तुम्हारी नब्ज़ें डूब चुकी थी, लेकिन मैं जानता हूँ अल्लाह ताला बहुत करीम है। वो तुम जैसे सरमाए से इस मुल्क के 12 किरदार अवाब को महरूम नहीं करेगा। और अल्लाह ने मेरी सुन ली, तुम्हें होश आ गया। ओ खुदाया, वाकई तो कितना करीम है अपने बंदों पर। सर सुल्तान ने कहा। 6:30, ओह 1.5 घंटा रह गया 8 बजने में। ज़ीरो गन के मुतल्लिक कोई इतला? इमरान ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर सदीकी ने उसे वापस लिटा दिया। सॉरी इमरान साहब, आप शदीद ज़ख्मी हैं, अभी 1 हफ्ता आपको इस तरह लेटना पड़ेगा। मुझे आपकी आदत का इल्म है, इसलिए मैंने जानबूझकर आपका जिस्म स्ट्रैप कर दिया है, डॉक्टर सदीकी ने कहा। नहीं डॉक्टर, सिर्फ 1.5 घंटा रह गया है। अगर इस 1.5 घंटे में ज़ीरो गन ना मिली तो मैं अपने अंदर मर जाऊंगा, फिर मेरे लिए ज़िंदगी बेकार है। इमरान ने बुरी तरह होंठ चबाते हुए कहा, सर आपका फ़ोन है, एक्सलू साहब आपको याद कर रहे हैं। उसी लम्हे एक डॉक्टर ने कमरे के अंदर आकर मौतबाना लहजे में सर सुल्तान से कहा। ओह, वो भी इमरान की तरह बेहद परेशान थे। बार बार इनके फ़ोन आ रहे थे। डॉक्टर सदीकी, फ़ोन यहाँ आ सकता है, मैं उन्हें यहीं इमरान के सामने खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, वायरलेस फ़ोन यहीं आ सकता है, डॉक्टर असलम वायरलेस फ़ोन यहीं ले आए, डॉक्टर सदीकी ने कहा। यस सर, पैगाम देने वाले डॉक्टर ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। काश मुझे एहसास हो जाता कि ये ट्रांसमीटर फट भी सकता है। वो सिर्फ 1.5 घंटा रह गया है, अब कैसे ज़ीरो गन मिल सकती है? इमरान ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। तुम फिक्र ना करो इमरान, यकीन जानो जब सदर मुमलिकत को तुम्हारे इस तरह ज़ख्मी होने और तुम्हारी इस कदर तशवीशनाक हालत का पता चलेगा, वो बेहद परेशान है। उन्हें भी शुगरान का दौरा और ज़ीरो गन सब कुछ भूल गया है। ज़ीरो गन तो फिर भी मिल सकती है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हें कहां से लाते? सर सुल्तान ने कहा और इमरान उनकी बेपनाह खलूस पर मुस्कुरा दिया।
آپ کے جذبات کا شکریہ، میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں ہر صورت میں زیرو گن 8 بجے سے پہلے برآمد کر لوں گا، کاش میں زخمی نہ ہو جاتا۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ لیجئے سر، بات کیجئے۔ اس لمحے ڈاکٹر اسلم نے وائرلیس فون لا کر سر سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میں سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ X2 عمران کا کیا حال ہے؟ اسے ہوش آیا ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی۔ وہ مخصوص لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں بے پناہ تشویش نمایاں تھی۔ مبارک ہو جناب، عمران ہوش میں آ گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، سر سلطان نے بڑے معتمانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کمرے میں ڈاکٹر صدیقی، ڈاکٹر اسلم اور نرسیں موجود تھی، اس لیے ان کے سامنے تو وہ بلیک زیرو کی بجائے سیکرٹ سروس کے چیف X2 سے بات کر رہے تھے۔ اس نے ان کا لہجہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اوہ، واقعی یہ تو خوشخبری ہے۔ کیا وہ بات چیت کر سکتا ہے؟ میں نے بھی اسے خوشخبری سنانی ہے۔ دوسری طرف سے X2 کے لہجے میں مسرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اور کمرے میں موجود ڈاکٹر اور نرسیں حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی، اور ان سب کے ذہن میں ایک ہی خیال ابھرا، یہ عمران کس قدر اہم آدمی ہے جس کے لیے X2 جیسا پتھر بھی مسرت محسوس کر رہا ہے۔ اوہ یس سر، بات کیجیے، سر سلطان نے کہا، اور فیون پیس انہوں نے عمران کے منہ اور کان سے لگا دیا، لیکن اسے پکڑے بہرحال خود ہی رکھا، کیونکہ عمران کے بازو تو بیڈ سے جکڑے ہوئے تھے اور دونوں بازو میں ہی گلوکوز لگا ہوا تھا۔ ہیلو عمران، فون پیس پر X2 کی تیز آواز سنائی تھی۔ سوری سر، میں ہل نہیں سکتا، ورنہ آپ کے حکم پر تو ڈانس بھی شروع کر دیتا، لیکن مجبوری ہے، ڈاکٹر صدیقی کا قیدی ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اور سر سلطان تو بے اختیار مسکراتی، البتہ ڈاکٹر صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ سیکرٹ سروس کے اس خصوصی ہسپتال کے ملازم تھے، اس لیے وہ X2 کے متعلق اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ شاید زندگی بھر اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی شخص X2 سے بھی اس طرح مزاحیہ بات کر سکتا ہے۔ جو خبر میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس کے بعد واقعی تم ڈانس کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ زیرو گن برآمد ہو گئی ہے، دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا واقعی؟ عمران نے بے اختیار ہو کر کہا۔ اس کا دل واقعی اس قدر زور سے دھڑکا تھا کہ اگر وہ تندرست ہوتا تو اس خبر پر لازماً ڈانس شروع کر دیتا۔ بالکل، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ X2 کا لہجہ یکلک سرد ہو گیا۔ اوہ سوری سر، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ کیسے برآمد ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ ٹرو مین پکڑا گیا، عمران نے جلدی سے معتمانہ لہجے میں کہا۔ ٹرو مین نے زیرو گن روز گارڈن کے میوزیم مینیجر جبار کے حوالے کر دی، اور جبار نے اسے کانسی کے ایک بت کے اندر چھپا دیا تھا، اور یہ بت کل صبح ہی کانڈا پہنچ جاتا۔ ٹائیگر ان دو آدمیوں مارٹی اور جیکب، جن کی لاشیں گرین بل کالونی سے ملی تھی، کا لنک تلاش کرنا شروع کیا۔ اسے گولڈن بار کے مالک باٹی کی ٹپ ملی، اور وہ باٹی کے پاس پہنچ گیا تو باٹی نے اسے اس میوزیم مینیجر جبار کی ٹپ دے دی۔ ٹائیگر جب جبار کے پاس گیا تو اس نے اسے پہچان لیا، وہ مشہور پیشہ ور قاتل ہاشو تھا، اور پھر ہاشو کے ساتھ خوفناک جنگ لڑ کر نہ ٹائیگر نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا۔ اس طرح وہ نہ صرف زیرو گن برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا، بلکہ اس نے ٹرو مین کا بھی کھوج نکال لیا ہے۔ ٹرو مین کے لیے اسے ایک آدمی جانسن اس کے فون نمبر کی ٹپ مل گئی ہے۔ اس نے وہاں سے نکلتے ہی تمہارے فلیٹ پر تمہیں فون کیا، وہاں تم نہ ملے تو رانا ہاؤس فون کیا۔ رانا ہاؤس سے اسے پتہ چلا کہ تم شدید زخمی ہو کر ہسپتال میں پہنچ گئے ہو، تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ اوہ پلیز آپ خود اس زیرو گن کو صدر مملکت کے پاس میری طرف سے پہنچا دیں 8 بجے سے پہلے، تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، وہ پہنچ جائے گی، گڈ بائے، اسی طرف سے X2 نے کہا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ سر سلطان نے فون پیس ہٹا لیا۔ عمران کے چہرے پر واقعی مسرت کی جگمگاہٹ نظر آ رہی تھی، وہ خوش نظر آ رہا تھا، بے حد خوش۔ اب مجھے مبارک دیں سر سلطان، زیرو گن مل جانے اور 8 بجے تک صدر مملکت کے پاس پہنچ جانے کی بات سن کر ہی دراصل مجھے نئی زندگی ملی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے، اللہ نے تمہارا عہد بھی پورا کر دیا۔ میں اب چلتا ہوں، میں نے صدر مملکت کو دونوں خوشخبریاں سنانی ہیں، تمہارے بچ جانے کی بھی اور زیرو گن واپس مل جانے کی بھی، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی، اس کا خیال رکھنا، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر صدیقی سے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی نے اسبات میں سر ہلانے کے بعد وہ تیزی سے مڑے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں آنکھیں بند کر لی، انتہائی مطمئن اور پرسکون انداز میں وہ دل ہی دل میں ٹائیگر کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ ٹرو مین بلیکی کے ساتھ روز گارڈن سے نکل کر سیدھا اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ تم 012-034 نمبر پر جانسن سے بات کر لو، اپنا نام ان کو WT بتانا، اسے ساتھیوں کے پتے لے کر انہیں یہیں بلوا لو۔ اب زیرو گن محفوظ ہو چکی ہے، اس لیے اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ میں ذرا اس علی عمران کا پتہ کر لوں وہ کیا کر رہا ہے، ٹرو مین نے بلیکی سے کہا۔ بلیکی سر ہلا
चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ट्रूमैन पहले बाथरूम में गया और उसने मौजूद वो मेकअप साफ किया और अपनी असल सूरत में आ गया। उसके साथ ही उसने लिबास भी तब्दील कर लिया। उसके पास दुरुस्त कागजात थे और जीरो गन के महफूज होने के बाद इसे किसी किस्म की कोई फिक्र ना थी। अव्वल तो कोई उन तक पहुंच ना सकता था, और अगर पहुंच भी जाता तब भी दुरुस्त कागजात की वजह से गिरफ्तार ना किया जा सकता था। वो मेकअप भी बहुत कम इस्तेमाल करता था क्योंकि वो ना जाने क्यों मेकअप से एलर्जिक था। वो लिबास बदलकर कमरे में आया तो इस तरह ब्लैकी अंदर दाखिल हुआ। मैंने सबको यहाँ पहुंचने के लिए कह दिया है, ब्लैकी ने ट्रूमैन को देखते हुए कहा। ठीक है, तुम भी मेकअप साफ कर दो और लिबास बदलो, बाकी तमाम साथियों को भी ऐसी ही हिदायत दे देना। हो सकता है वहाँ शामगढ़ में पुलिस वगैरह पहुंच जाए और हमारे ये उलिये उनके पास मौजूद हो। ट्रूमैन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर उसने मेज पर रखी हुई .1 मशीन को ऑन कर दिया, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल साफ रही तो वह हैरत से मशीन को देखने लगा। क्या मतलब, ये स्क्रीन क्यों साफ है? ट्रूमैन ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। अरे इसका मतलब है इमरान ने .1 ट्रेस कर लिया है और उसे ज़ाया कर दिया है, वरना वो जहां भी और जिस हालत में भी होता उसकी तस्वीर नजर आ जाती। ट्रूमैन ने इंतहाई संजीदा लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। शायद ये बात इसके लिए हैरत अंगेज थी कि इमरान ने .1 को ट्रेस कर लिया था। ट्रूमैन ने जल्दी से मशीन की एक नॉब घुमानी शुरू कर दी। चूंकि इस मशीन पर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का भी इंतजाम था, इसलिए उसे नॉब को इस जगह पहुंचाकर ऑन करना चाहता था जहां से उसने छोड़ा था। और फिर जब उसने हाथ रोककर बटन दबाया तो धमाके के साथ स्क्रीन पर मंजर उभर आया। इमरान सर सुल्तान के साथ पहले बैठा बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने इमरान को इस इमारत के अंदर एक शानदार लेबोरेटरी में बैठे हुए देखा। उसके सामने स्पेशल ट्रांसमीटर था। ओह, तो इसने फ्लैग और उसके साथियों के ट्रांसमीटर पर कब्जा कर लिया है। और ट्रूमैन ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन चूंकि वो माजी की फिल्म देख रहा था इसलिए होठ नीचे खामोश बैठा रहा। जब इमरान काफी देर इस ट्रांसमीटर के साथ सर खपाता रहा, इसकी टेक्निक तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती अहमक आदमी, ट्रूमैन ने बड़बड़ाते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर उसने नॉब को फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर तस्वीरें तेजी से बदलने लगी। फिर इमरान जैसे ही इस कमरे में दाखिल हुआ, इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। कमरे में एक और आदमी मौजूद था, वो भी बुरी तरह चौंक पड़ा। ये चौंके क्यों है? ट्रूमैन ने कहा और हाथ बढ़ाकर आवाज वाला बटन ऑन कर दिया। फिर इमरान ने कपड़े उतारे और दूसरा आदमी कहीं से कोई मशीन ले आया और फिर चेकिंग शुरू कर दी। ट्रूमैन होठ नीचे खामोश खड़ा रहा, ये सब कुछ देखता रहा। फिर इमरान ने जब एक से अजीब से जार में बाजू डाल के धुआं छोड़ा तो स्क्रीन यकलक धुंधला गई। उसके बाद वो साफ हो गई और ट्रूमैन एक तवील सांस लेते हुए मशीन ऑफ कर दी। इस तरह इमरान को .1 का पता चला, लेकिन ये इमारत लाजमन सीक्रेट सर्विस की होगी और .1 को वो लोग यहीं रखेंगे। ये इंतहाई कीमती चीज़ है, उसे वापस लेना होगा। उसने मशीन ऑफ करके नॉब घुमाकर दोबारा रिवर्स की और फिर जब उसने बंद किया तो इस इमारत का महल्ले वकू इस सड़क पर मौजूद होटलों पर लिखे हुए सड़क के नाम से मालूम कर चुका था। चनाचा उसने मशीन बंद की और फिर उठ खड़ा हुआ। इसने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस किया। यस बॉस। दूसरी तरफ से ब्लैकी की आवाज सुनाई थी। मेरे पास आओ फौरन, ट्रूमैन ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी तारी थी। यस बॉस। चंद लम्हों बाद ब्लैकी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ब्लैकी, इमरान ने .1 को चेक कर लिया है और वो एक किला नुमा इमारत में मौजूद है। हमने हर कीमत पर उसे वापस हासिल करना है, ट्रूमैन ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, जो हुक्म, ब्लैकी ने सर हिलाते हुए कहा। इस इमारत में शानदार लेबोरेटरी है, इसलिए हो सकता है वहाँ कोई साइंसी हिफाजती इंतजाम किया करो हो। तुम ऐसा करो कि T111 मशीन साथ ले लो और सबको पूरी तरह तैयार कर लो। दूसरी कारें भी गिराज से निकाल लेना, हमने डायरेक्ट एक्शन करना है, ट्रूमैन ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, लेकिन बॉस T111 को चार्ज होने में तो 1 घंटा लग जाएगा, बगैर चार्ज हुए तो वो बेकार है, ब्लैकी ने कहा। इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। ठीक है, उसे चार्ज पर लगा दो, जब वो तैयार हो जाए तो मुझे इतला देना। इस दौरान तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, ट्रूमैन ने कहा। ब्लैकी सर हिलाता हुआ वापस चला गया। ट्रूमैन दोबारा कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि अब वो 1 घंटे से कबल इस इमारत पर छापा ना मार सकते थे। अभी उसे वापस कुर्सी पर बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज उभरी और ट्रूमैन ये आवाज सुनते ही उछल पड़ा। वो एक झटके से उठा और फिर जल्दी से एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। ये आवाज स्पेशल ट्रांसमीटर की थी। उसने ट्रांसमीटर उठाकर वापस मेज पर रखा और फिर एक तवील सांस लिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी सर्किट बता रही थी कि कॉल हेडक्वार्टर से है। यस बॉस, ट्रूमैन अटेंडिंग ओवर, ट्रूमैन ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। क्या रिपोर्ट है? ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में पूछा गया। सर, जीरो गन जब्बार के हवाले कर दी गई है। इसने हमारे सामने उसे एक बुत के अंदर इंतहाई माहिराना अंदाज में पैक करके कस्टम हुकाम वगैरह की सीलें दोबारा लगा दी ताकि कल ये कांडा रवाना हो जाए। वैसे वो जब्बार अपने काम में बेहद माहिर है। ओवर, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब जीरो गन महफूज हो चुकी है, वो अब हेडक्वार्टर पहुंच जाएगी और तुम अब फौरन खुद भी वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारे हरीफ अली इमरान
इमरान को हेडक्वार्टर ने ख़त्म कर दिया है। ओवर, हेडक्वार्टर से कहा गया और ट्रूमैन हेडक्वार्टर की बात सुनकर कुर्सी से उछल पड़ा। अली इमरान का खात्मा हेडक्वार्टर ने, वो कैसे बॉस? ओवर, ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, अली इमरान ने फ्लैग और उसके साथियों के स्पेशल ट्रांसमीटर पर कब्जा कर लिया था और फिर मैंने उस ट्रांसमीटर को अली इमरान समेत तबाह कर दिया। ओह बॉस, वाकई हेडक्वार्टर को धोखा देने की कोशिश इसकी सबसे बड़ी हमाकत थी। वैसे बॉस वो बेहद होशियार आदमी है, मैंने उससे पॉइंट 1 लगाकर सारी कामयाबी हासिल की, लेकिन अब मैंने चेक किया है कि इसने पॉइंट 1 को चेक कर लिया। ये चेकिंग एक काफ़ी बड़ी इमारत में हुई है जिसमें इंतहाई शानदार लेबॉर्ट्री है। इस इमारत में सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दिया, वो पॉइंट 1 लाजिमन इस इमारत में मौजूद होगा। मैंने अभी फैसला किया है कि वहाँ से पॉइंट 1 को वापस हासिल कर लूँ क्योंकि वो बेहद कीमती है। ओवर, ट्रूमैन ने जवाब दिया। ओहो, अगर वो महफूज हो तो ज़रूर हासिल करो, वो वाकई ही बेहद कीमती चीज़ है, लेकिन इंतहाई मोहतात रहना, हो सकता है वो इमारत सीक्रेट सर्विस की हो। ओवर, बॉस ने कहा। ट्रांसमीटर से ट्रूमैन ने हाथ बढ़ाकर फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, फिर उसे उठाकर दोबारा अलमारी में रखा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर काफ़ी देर बाद ब्लैकी अंदर आया और उसने T11 के चार्ज हो जाने और टीम के तैयार हो जाने की खबर दी। हेडक्वार्टर से अभी कॉल आई है। इमरान ने फ्लैग के ट्रांसमीटर से हेडक्वार्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो हेडक्वार्टर ने स्पेशल ट्रांसमीटर में मौजूद बम फाड़कर इमरान का खात्मा कर दिया। ट्रूमैन ने कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैकी का चेहरा भी इमरान की मौत की खबर सुनकर खिल उठा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये अली इमरान मुझसे बेहद खतरनाक आदमी मुझे लगता था, ब्लैकी ने कहा और ट्रूमैन तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। तुमसे ज़्यादा क्या खतरनाक होगा, बहरहाल ये क्रेडिट हेडक्वार्टर ने हासिल किया, वरना मेरा इरादा था कि जाने से पहले खुद अपने हाथों से उसे गोली मारूंगा। और हाँ, हेडक्वार्टर इस इमारत के बारे में एक और टिप भी दी है, हो सकता है ये इमारत सीक्रेट सर्विस की हो, इसलिए हमें पूरी तरह मोहतात रहना चाहिए, ट्रूमैन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो सारी 3 कारों में सवार तेजी से आसिफ रोड की तरफ बढ़ी जा रही थी जहां वो इमारत थी जिस पर उन्होंने रेड करना था। कॉल बेल की आवाज़ सुनते ही जूलिया उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने इमरान का असिस्टेंट खड़ा था। ओह आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जूलिया ने टाइगर को देखते हुए कहा। यस मिस, आपके चीफ बॉस ने मुझे आपसे मिलने के लिए हुक्म दिया है क्योंकि इमरान साहब तो अस्पताल में है, टाइगर ने अंदर आते हुए कहा। इमरान अस्पताल में है? वो कैसे, क्या हुआ उसे? जूलिया ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। राना हाउस में कोई वाकया हुआ है, वो किसी लेबॉर्ट्री में कोई तजर्बा कर रहे थे कि अचानक खौफनाक धमाका हुआ और वो शदीद जख्मी हो गए। जोसेफ ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। मैंने इमरान साहब से मिलने के लिए राना हाउस फ़ोन किया तो जवाना ने मुझे यही कुछ बताया। फिर मैंने आपके चीफ बॉस से बात की क्योंकि मेरे पास इंतहाई अहम तरीन मुल्की राज था, वो ट्रूमैन वाला, टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओ हाँ, बॉस ने मुझे बताया है कि तुमने अपनी कोशिशों से उसे बरामद कर लिया है, जूलिया ने कहा। बस इत्तेफाक है मिस कि मैं उस तक पहुंच गया, टाइगर ने इंकिसार से काम लेते हुए कहा। अच्छा, वो फ़ोन नंबर क्या है जिस पर इस जॉनसन को ट्रेस करना है, मुझे बताओ, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा और टाइगर ने उसे नंबर बता दिया। जूलिया ने रिसीवर उठाया और वही नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से कहा गया। जॉनसन मौजूद है, जूलिया ने सख्त लहजे में पूछा। कौन जॉनसन? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। जॉनसन ही होता है, और कौन होता है? जूलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सॉरी, यहाँ कोई जॉनसन नहीं है, दूसरी तरफ से इससे भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूं, मुझे भी यही जवाब मिला था। फिर मैंने एक्सचेंज से कोशिश की तो मुझे बताया गया ये नंबर ही एक्सचेंज में मौजूद नहीं है, टाइगर ने कहा। आप खुद ट्राई कर लें कि ये एक्सचेंज में नंबर मौजूद नहीं है। जूलिया ने एक्सचेंज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर घंटी बजने के बाद किसी ने रिसीवर उठाया। यस, सेंट्रल एक्सचेंज। चंद लम्हों तक घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। देर से रिसीवर क्यों उठाया है तुमने? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कोई मुल्क की सलामती का मसला भी हो सकता है? जूलिया ने घुर्राते हुए कहा। ओह सॉरी मैडम, आइंदा एहतियात की जाएगी, फरमाइए। दूसरी तरफ से सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बोल रही हूँ, समझे? प्राइम मिनिस्टर साहब को इत्तला मिली है कि एक नंबर ऐसा है जो मौजूद तो है, वर्क कर रहा है, लेकिन एक्सचेंज में वो नंबर मौजूद नहीं। हालांकि इस नंबर को ट्रेस करना इंतहाई अहम मुल्की मसला है। जूलिया की गुर्राहट और ज्यादा बढ़ गई और उसने एक्सचेंज को वो नंबर बता दिया। ओ मैडम, ये नंबर रिलैक्स बार के जुए खाने का है, ऑपरेटर ने फौरन ही बता दिया। लेकिन पहले असिस्टेंट ने फ़ोन किया था, तुमने क्यों नहीं बताया? जूलिया ने पूछा। मैडम, मैं तो अभी ड्यूटी पर आया हूँ, ऑपरेटर ने जवाब दिया। ओके सुनो, ये बात किसी को मालूम ना हो कि तुमसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये नंबर ट्रेस किया गया है, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर हो सकता है, जूलिया ने कहा। यस मैडम, मैं समझता हूँ मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया और जूलिया ने रिसीवर को रिल्डर पर रख दिया। तुम तो कहते थे कि वो नंबर ही नहीं,
लेकिन अब तो उन्होंने झट बता दिया। जूलिया ने कहा, मिस जूलिया, अब मैं तो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बनने से रहा। वैसे अब मुझे पता चल गया है कि ये लोग एक्सचेंज ऑपरेटर को भारी रिश्वत देते हैं ताकि इनका नंबर खुफिया रहे, लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से तो वो छुप ना सकते थे, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, और जूलिया मुस्कुरा दी। अब रिलैक्स बार चलकर इस जॉनसन को ट्रेस करना होगा, जूलिया ने कहा। जी नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं, इसका मुस्तकिल अड्डा ड्रैगन बार है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी चेक कर लूं, टाइगर ने कहा। कैसे चेक करोगे, उसे फोन करोगे, जूलिया ने कहा। हाँ, वो मेरा वाकिफ है, अगर वो बराह रास्त ना भी मिला तो ड्रैगन बार से ये पता चल जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। ड्रैगन बार का हर आदमी मुझे जानता है, टाइगर ने जवाब दिया, और जूलिया ने टेलीफोन सेट उठाकर उसके सामने रखी हुई छोटी तबाई पर रख दिया। टाइगर ने रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस ड्रैगन बार। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। ओह, मैकी बोल रहे हो? मैं कोबरा बोल रहा हूँ, टाइगर ने आवाज बदलते हुए कहा, क्योंकि वहां इसी नाम से वो आवाज से मुतारिफ था। ओह कोबरा, तुम खैरियत है, कैसे फोन किया? दूसरी तरफ से इस बार नरम लहजे में कहा गया। पाउल कहाँ है? एक अहम बिजनेस टॉक करनी है, टाइगर ने इसी बदले हुए लहजे में कहा। बॉस? ओह बॉस तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो तो एक आदमी से मिलने डिच क्लब गया हुआ है, वो शायद 2-3 घंटे से पहले वापस ना आए, मैकी ने जवाब दिया। ओके, मैं 2-3 घंटे बाद आ जाऊंगा, मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। फिर उसने गुड बाय कहकर हाथ बढ़ाया और कॉरिडोर दबाकर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया खामोश बैठी उसे देख रही थी। डिच क्लब। राब्ता कायम होती एक नुस्वानी आवाज सुनाई थी। हेलो स्वीट हनी मार्शा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुना है बीमार रही हो, टाइगर ने बड़े लगावट भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सदियों से इस बोलने वाले का आशिक सादिक रहा हो। ओह तुम जाबर, अरे तुम कहाँ गायब हो गए थे? 1 माह हो गया है तुमसे मिले हुए, कहाँ हो डियर? दूसरी तरफ से चौंकते हुए कहा गया, और बोलने वाले का लहजा भी लगावट से भरपूर था। तुम मौका ही कब देती हो मिलने का, टाइगर ने जवाब दिया। अभी आ जाओ, मैं 1 घंटे बाद ड्यूटी से ऑफ हो रही हूँ, मार्शा ने जवाब दिया। तो तुम समझ रही हो कि मैं दारुल हुकूमत से बोल रहा हूँ? अरे नहीं डियर, मैं इस वक्त रांची में हूँ, 2000 मील दूर। बहरहाल मैं जल्द ही आ जाऊंगा। फिलहाल तुम इतना बता दो कि ड्रैगन बार का जॉनसन पॉल यहाँ आया है, वो इस वक्त कहाँ है? टाइगर ने कहा। जॉनसन पॉल? वो नंबर 3 में है बॉस के साथ, और मैं तुम्हें बता रही हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसकी मौजूदगी से साफ मुकर जाती। बॉस ने खास तौर पर मना कर दिया था, मार्शल ने कहा। ओह थैंक यू स्वीट हनी, कब तक फारिग हो जाएगा वो बॉस से? और मैंने उससे ज़रूरी बात करनी है, टाइगर ने कहा। मेरा ख्याल है वो आधी रात के बाद ही जाएगा, कोई लंबा धंधा हो रहा है, मार्शल ने कहा। Like, comment, share, press the bell icon